हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में मैं सी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, कोड फोर्सेस राउंड 641 का। और मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि कैसे यार कभी मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए तो उस पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी होती है। मतलब फर्स्ट स्टेप तो वही होता है मोस्टली क्वेश्चन में अप्रोच करने का किसी क्वेश्चन को, अगर वो मैथ्स का है तो यार वीडियो को पूरा देखना। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि यार मैंने इन डेप्थ समझाया तुम्हें हर प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में जो यूज़ होनी है, और कैसे मैं एक एक चीज़ निकाल रहा हूँ, चाहे वो डीपी हो चाहे वो मैथ्स हो। मैंने पूरा इन डेप्थ समझाया, तो पेशेंस के साथ इसको पूरा देखना गाइस, ताकि तुम उस लॉजिक को पकड़ पाओ जो ये क्वेश्चन तुम्हें सिखाना चाह रहा है। आगे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो तुम यार फोड़ दो उसको। यार चलो स्टार्ट करते हैं। यार सी क्वेश्चन है और एक एन एलसीएम। तो यार इस क्वेश्चन में बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे को एक एरे दे देगा और तुम्हारे को ये बोला है कि अगर उस एरे का तुम पेयर वाइज एलसीएम निकालो एलिमेंट्स का, और उन सारे एलसीएम का तुम्हें जीसीडी निकालना है। अब पेयर वाइज एलसीएम का क्या मतलब हुआ? पेयर वाइज एलसीएम का ये मतलब हुआ, जैसे इस टेस्ट केस में तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, सेकेंड टेस्ट केस में 4 एलिमेंट हैं। तो पेयर वाइज एलसीएम का ये मतलब हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है उसका सेकंड से एलसीएम लो, फर्स्ट का थर्ड से एलसीएम लो, फर्स्ट का फोर्थ से एलसीएम लो, फिर सेकंड का थर्ड से एलसीएम लो, फिर सेकंड का फोर्थ से एलसीएम लो, तो और फिर थर्ड का फोर्थ से एलसीएम लो। तो ये सारे टोटल तुम्हारे पेयर बनेंगे, तो इनके एलसीएम कुछ 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 आएंगे। फिर वो जितने एलसीएम आए उन सब का अगर तुम जीसीडी निकालोगे तो वो क्या आएगा। तो तुम्हें ये चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में कि वो क्या आएगा। तो यार पहले सिंपल हम टेस्ट केस ही देख लेते हैं कि हमने जो चीज़ क्वेश्चन में पढ़ी है, ये बात मैं इंक्लूड कर देता हूँ जो मैंने शायद पिछले वीडियोस में नहीं बताई होगी। हमेशा जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को समझ लो, तो यार टेस्ट केस हमेशा रन रन करके देखा करो कि यार तुमने जो समझा है क्या वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही होगा तो सारे टेस्ट केस तुम्हारे सेटिस्फाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमेशा तुम अपना कंस्ट्रेंट पे ध्यान रखो कि यार मैक्स टू मैक्स तुम कितना कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन बना सकते हो, ताकि ये ध्यान रहे। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साइज़ क्या है इनपुट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप तुम्हें वैसा ही लेना है। लॉन्ग लॉन्ग और इंट के चक्कर में बहुत बारी सॉल्यूशन बनना गलत हो जाता है। तो यार फटाफट टेस्ट केस रिव्यू कर लेते हैं। तो मान लो अगर तुम्हारे को दो एलिमेंट दे रखे होंगे 1 1, तो इनका एलसीएम लोगे तो भी 1 आएगा। तो और 1 के साथ जीसीडी भी तुम्हारा 1 ही आएगा। तो आंसर सही आ रहा है। अब 10 24 40 और 80 इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है कि इन सब का पेयर वाइज जीसीडी एलसीएम सॉरी क्या आएगा। तो पेयर वाइज एलसीएम आ रहा है 120 40 80 120 240 और 80। तो जैसा कि तुम देख रहे हो 40 यहाँ पे सब में कॉमन है। 40 जो सबसे बड़ा नंबर है वो सब में कॉमन है, तो तुम्हारा जीसीडी यहाँ पे 40 आएगा। यानी कि हमारा आंसर सही आ रहा है। हमने क्वेश्चन जो समझा है वो बिल्कुल सही समझा है। तो फटाफट इसके लॉजिक की तरफ चलते हैं। तो यार इसका लॉजिक डिस्कस करने से पहले मैं यार जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताई थी कि यार ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन आए तो तुम्हें कैसे अप्रोच करना है। तो यार मैंने जितना देखा है अपने एक्सपीरियंस में, तो यार मैंने यही देखा है अगर मैथ का क्वेश्चन होता है तो जैसे इसमें जी सी डी एल सी एम दे रखा है, तो तुम्हारे को उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो क्या क्या प्रॉपर्टी करता है। बेसिक ये क्वेश्चन उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड पे ही ज़्यादा होते हैं, ना कि तुम्हें रफली कैलकुलेट करना चाहिए। मतलब डायरेक्ट तुम क्वेश्चन में भिड़ जाओ, उससे पहले तुम उसकी प्रॉपर्टी से क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूज़फुल चीज़ें, उस पे ध्यान दोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यार इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने डिटेल में इस टेस्ट केस को एग्जांपल के तौर पे लिया है ताकि डिटेल में तुम्हें समझा पाऊँ, और इसका आंसर क्योंकि हमारे को यहाँ पे अवेलेबल भी है तो हम कंफर्म भी कर लेंगे। तो यार जीसीडी हमें किसका लेना है? 10 और 24 का जो एलसीएम आएगा, 10 और 40 का जो एलसीएम आएगा, 10 और 80 का जो एलसीएम आएगा, 24 और 40 का जो एलसीएम आएगा, 24 80 का जो एलसीएम आएगा, 40 और 80 का जो एलसीएम आएगा। अब कुछ बंदे क्या सोचेंगे, यार ये तो बहुत आसान है, हम इसका और इसका पेयर वाइज एलसीएम निकाल लेंगे, इसको स्टोर करा लेंगे और फिर उन सब का जीसीडी ले लेंगे। तो यार नहीं, मैंने जैसा बताया था कि हमेशा कंस्ट्रेंट पे ध्यान रखना। और जैसा तुम देख रहे हो यहाँ पे कि n का साइज़ 10 की पावर 5 में है। तो यार अगर तुम ये करते हो कि हर एलिमेंट के लिए तुम पेयर चेक करते हो कि वो कितनों के साथ पेयर बनाएगा, तो उसमें हर एक एलिमेंट के लिए n बार ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा और तुम्हारे पास n एलिमेंट है। तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे की हो जाएगी n स्क्वायर, जो कि तुम कर नहीं सकते। तुम मैक्स टू मैक्स n रूट n या n लॉग n
एन स्क्वायर से छोटी कॉम्प्लेक्सिटी में ही बना सकते हो, क्योंकि एन स्क्वायर करोगे तो वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। तो अब मैं जब लॉजिक बताऊंगा तो यार लॉजिक बताने में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या स्टेप पहला हमें तुम्हें क्या ऑब्जर्व करना है, क्या प्रॉपर्टी तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यार आती है प्रॉपर्टी एलसीएम की। मोस्टली सबको पता होगी लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। अगर तुम किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालते हो तो यार उनका एलसीएम क्या आ सकता है, उनका एलसीएम क्या आ सकता है, मिनिमम टू मिनिमम उनका एलसीएम इन दोनों नंबर का मैक्सिमम आ सकता है। जैसे तुमने 4 और 12 लिया, इनका एलसीएम निकालोगे तो अगर ये दोनों आपस में फैक्टर पेयर बना रहे हैं तो यार 12 ही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि बड़ा नंबर। अब जैसे 10 और 24 लिया, अब ये दोनों आपस में फैक्टर नहीं है तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कोई बड़ा नंबर आएगा, यानी कि कम से कम वो मैक्सिमम नंबर होगा इन दोनों में से या फिर बड़ा नंबर होगा। अब जो ये ए और बी एलसीएम बना रहे हैं तो ये एलसीएम जो हुआ उसके फैक्टर होंगे ए और बी हमेशा। जैसे 120 आया तो 120 का तुम्हें फैक्टर दिख रहा है कि 10 भी फैक्टर है और 24 भी फैक्टर है, तो यानी कि एलसीएम के हमेशा फैक्टर होंगे ए और बी तुम्हारे। तुम ब्रूट फोर्स इसमें लगा नहीं सकते तो करे क्या। तो यार ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कुछ ऑब्जर्व करनी चाहिए चीज़ें कि भाई चीज़ हो क्या रही है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व होते हैं और किसी चीज़ से सॉल्व नहीं होती। अब तुम पेयर वाइज तो एलसीएम निकाल नहीं सकते तो क्या ऑब्जर्व करें, इस जीसीडी के बारे में हम ऐसा क्या पता लगा सकते हैं इसको ऑब्जर्व करके कि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो यार जीसीडी के बारे में ये पता है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है इन सब नंबर का। ये जितने भी नंबर हैं यहाँ पे जो पेयर बना के बैठे हैं इनको भूल जाओ, मान लो कि तुम्हारे पास एलसीएम गिवन है सारे। तो यार जीसीडी क्या है, इन सब का हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो यानी कि जीसीडी जो होगा वो इन सब का फैक्टर होगा कोई। अब मैं कहता हूँ कि अगर मान लो तुम्हारा आंसर कोई जीसीडी है जो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम कहें कि हर नंबर का जैसे अपने फैक्टर होते हैं तो जीसीडी के भी अपने फैक्टर्स होंगे कुछ। तो मान लो एक्स जीसीडी का तुम्हारा जो फाइनल आंसर है उसका एक फैक्टर है। तो अगर एक्स तुम्हारा जीसीडी का फैक्टर है तो वो एटलीस्ट n-1 टर्म्स इन ए का फैक्टर होना चाहिए। मतलब कि मान लो तुम्हारे को ये जो एरे दिया हुआ है 4 साइज़ का, तो अगर जीसीडी का कोई एक फैक्टर है तो वो तुम्हारा इनमें से कम 3 एलिमेंट का फैक्टर होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, अगर 3 एलिमेंट का फैक्टर नहीं हुआ, मान लो 2 एलिमेंट का फैक्टर हुआ, तो यार अगर तुम पेयर वाइज निकालते हो एलसीएम कि मान लो तुमने सबका पेयर वाइज एलसीएम निकाला, अगर 2 ही एलिमेंट का वो फैक्टर हुआ तो कोई 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो पेयर बनाएंगे एलसीएम का। और अगर तुम्हारा जीसीडी का फैक्टर इनका फैक्टर नहीं है तो यार ऑब्वियस सी बात है ये 2 एलिमेंट से जो एलसीएम बनेगा वो उसका भी फैक्टर नहीं होगा। अगर वो एलसीएम का फैक्टर नहीं है तो वो बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि तुम्हारा एक्स जीसीडी का फैक्टर है, क्योंकि जीसीडी तो भाई सबका फैक्टर था। अगर एक भी नंबर का वो फैक्टर नहीं हुआ तो वो फैक्टर नहीं हो सकता जीसीडी का। अब बात आती है यार n-1 ही क्यों, n क्यों नहीं। तो यार n-1 इसलिए कि मान लो तुम्हारा 10 का फैक्टर नहीं है वो। एलसीएम अगर तुम लोगे 10 और 24 का तो तुम्हारे 24 का तो वो फैक्टर है। और मैंने जैसा बताया था कि ए और बी दोनों फैक्टर होते हैं एलसीएम के, वो x तुम्हारा 24 का फैक्टर है तो जो एलसीएम बनेगा वो उसका भी फैक्टर होगा। वैसे ही वो 10 और 40 में से 40 का फैक्टर है तो इनका एलसीएम का भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, और बाकी सब में तो वही टर्म्स हैं जिनका वो फैक्टर है। तो हमें पता चल गया कि यार x मिनिमम टू मिनिमम n-1 टर्म्स का फैक्टर होना चाहिए अगर उसको जीसीडी का फैक्टर बनना है तो यार हमारे इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगा कि हम बिना ही एलसीएम निकाले ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि x जीसीडी का फैक्टर है कि नहीं। अगर वो x n-1 टर्म्स का फैक्टर है ऑब्वियसली तो वो जीसीडी का भी फैक्टर होगा। तो यार अब तुमने ये तो बात पता लगा ली, लेकिन अभी इस इन्फॉर्मेशन का करे क्या, कि यूज़ क्या हुआ इस इन्फॉर्मेशन का। तो यार अब तुम्हें इस तरह समझना चाहिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस लॉजिक को बिल्ड करने में, कि भाई जीसीडी अगर मान लो तुम्हारा 24 होता तो इस 24 के कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, हमेशा हर नंबर के कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो हम अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे निकाल लें, हमें आंसर तो डायरेक्ट नहीं पता कि भाई पूरा आंसर क्या आएगा, हमें वो नहीं पता, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कुछ फैक्टर कुछ ऑपरेशंस ऐसे करें जिससे हम कुछ फैक्टर्स निकाल लें
और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नंबर बन जाए, तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। कि मान लो हमने कोई ऑपरेशन करी जिसमें फर्स्ट हमारा फैक्टर मिल गया 1, अगले ऑपरेशन में हमारा सेकंड फैक्टर मिल गया, थर्ड मिल गया, फोर्थ मिल गया, और हमारे को पता लग गया कि ये 4 फैक्टर हैं हमारे आंसर के। तो कभी भी तुम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 6 है तुम्हारा, तो 2 और 3 जैसे उसके फैक्टर्स हुए, तो अगर 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह अगर जीसीडी के फैक्टर्स को तुम मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा फाइनल जीसीडी आ जाएगा। तो हमें ये बात बहुत बढ़िया पता लग गई इस स्टेप में कि हमें फैक्टर्स अगर किसी तरह हम निकाल लें, तो हमें ये बात बहुत बढ़िया पता लग गई इस स्टेप में कि किसी तरह अगर हम वो फैक्टर्स निकाल लें जिनका प्रोडक्ट करने पे हमारे को आंसर मिलता है, मतलब डेफिनेट फैक्टर्स, तो हम इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा हिंट था। इसी की तरफ हम और आगे बढ़ेंगे कि अब हमने ये पता चल गया तो अब फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। देखो, हमने स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन हमने जब फर्स्ट स्टेप क्लियर करा कि हमने एक ऑब्जर्वेशन करी कि हम फैक्टर का पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे जीसीडी जो फाइनल आंसर है उसका फैक्टर हो सकता है। फिर सेकेंड स्टेप में पता लगा अगर हम फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो हम जीसीडी के सारे फैक्टर वैसे निकाल लें कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो जीसीडी आ जाए तो काम बन जाएगा। तो अब थर्ड स्टेप हमारे को ये सोचना है कि यार फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। देख रहे हो तुम, धीरे धीरे हम जा रहे हैं चीज़ों की तरफ और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर जो आता है वो आता है जीसीडी ऑफ ऑल नंबर्स। जीसीडी ऑफ ऑल नंबर्स क्यों? अब जैसे मैंने तुम्हारे को ये एग्जांपल लिया था 10, 24, 40 और 80। अब मान लो तुम इसका पेयर वाइज एलसीएम ले रहे हो, तो हर पेयर जो एलसीएम आ रहा है वो पेयर उस एलसीएम का फैक्टर है। तो हर नंबर किसी ना किसी एलसीएम का फैक्टर है। तो यानी कि जो इन सब नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा वो हर एलसीएम का कॉमन मल्टीपल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यार 10 और 24 अगर एलसीएम के फैक्टर हैं और 10 और 24 का कोई कॉमन फैक्टर है ऑलरेडी, तो वो जो कॉमन फैक्टर है वो ऑब्वियस सी बात है वो एलसीएम का भी फैक्टर होगा। ये लॉजिकल बात है। तो हमने क्या करा भाई, पहला फैक्टर तो हमने बहुत बढ़िया निकाल लिया कि टोटल जीसीडी निकाल लो इन सारे एलिमेंट का। ये तो हुआ हमारा पहला फैक्टर। अब बाकी फैक्टर का क्या करें भाई, पहला फैक्टर निकालने के बाद? तो यार बाकी फैक्टर निकालने से पहले मान लो जैसे हमने एग्जांपल लिया था 24 का जिसमें हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करना था। तो मान लो हमें इस पहले फैक्टर से 2 मिल गया। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो पहला फैक्टर हमें मिला है उसको हम सारे a ऑफ i से डिवाइड कर दें। कि मान लो जैसे 2 मिल गया हमें, तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, 24 से, 40 से, 80 से। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे, अगर हमने ये डिवीजन कर दी तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हमने जो फैक्टर निकाला था वो हमने अब रिड्यूस कर दिया हमारे आंसर से। यानी कि ये फैक्टर दोबारा हमारे आंसर में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको हमने अलग रख दिया कि भाई एक आंसर आ चुका है हमारा। जैसे कि अगर मेरा 24 था यहाँ पे और 2 हमने निकाल लिया, तो 24 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो अब 12 बच गया। 12 के लिए हम 3 इंटू 4 इंटू 1 करेंगे तो 12 बनता है, तो यानी कि 2 हमारा अच्छे से कैंसिल हो गया। तो इस स्टेप के बाद हमने सारे नंबर को 2 से रिड्यूस कर दिया। यानी कि पहले स्टेप से जो पहला फैक्टर मिला उससे हमने सारे नंबर को रिड्यूस कर दिया कि भाई एक फैक्टर तो मिल गया, अब हमें दूसरे फैक्टर ढूंढने हैं। तो अब दूसरे फैक्टर कैसे ढूंढे, ये हमारा अगला स्टेप होना चाहिए। तो यार मैंने बताया, अब देखो जैसे मैंने बताया कि कोई एक नंबर x है, अगर वो तुम्हारे फाइनल आंसर जीसीडी का फैक्टर है तो उसको कम से कम नहीं n-1 एलिमेंट्स का फैक्टर होना ही चाहिए। अब तुम्हारे को एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ कि अगर 10, 24, 40, 80 का जीसीडी लेते हो तो 2 आता है। 10 को अगर तुम छोड़ देते हो, n-1 ये वाला सेट लेते हो, सॉरी 24 को छोड़ देते हो और n-1 ये सेट लेते हो, तो जीसीडी तुम्हारा बदल जाता है, कुछ 10 हो जाता है। और मान लो तुमने 10 को ड्रॉप कर लिया और n-1 एलिमेंट्स ऐसे लिए तो जीसीडी कुछ और आ रहा है। और तुम्हें पता है तुमने n-1 एलिमेंट का जीसीडी लिया है, तो मतलब कि ये जो जीसीडी आ रहा है ये तुम्हारे आंसर का फैक्टर है। एक ये फैक्टर आ रहा है और दूसरे सेट, यानी कि अब इसमें एलिमेंट्स अलग हैं तो ये n-1 जो नंबर बने ये एक अलग सेट बना, इससे अलग जीसीडी आ रहा है। तो यानी कि जैसे हमें चाहिए था 1, 3, 4 ये तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं जो जीसीडी बनाने में हमारी मदद करते, वैसा हमें मिल सकता है अगर हम अलग अलग डिफरेंट n-1 एलिमेंट्स के सेट निकाल लें किसी तरीके से। कि भाई
इस एलिमेंट को इंक्लूड ना करके बाकियों का जो क्या जीसीडी आएगा वो हमारा एक फैक्टर हो जाएगा हमारे आंसर का। सेकेंड एलिमेंट को इंक्लूड ना करके बाकी नंबर का जो जीसीडी आएगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा आंसर का। ऐसे करते करते अगर हम सारे एलिमेंट्स को एक एक बारी उनकी बारी में इंक्लूड ना करके बाकियों का जीसीडी निकाल ले तो हमारे पास n फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे जीसीडी के। हाँ, उसमें कुछ रिपीट्स होंगे, जैसे 1 बहुत बारी आ सकता है और कुछ नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास सारे फैक्टर हमारे जीसीडी के तैयार हो जाएंगे। और हमने ये बताया कि हम अगर सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमारे को जो आना चाहिए। तो यार हमने कहाँ से शुरू करा था और कहाँ पे आ गए, अब इतना हमने ऑब्ज़र्व कर करके स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर लिया। तो अब फाइनल चीज़ यही आती है कि अब तुम n-1 का कैसे निकालोगे। अब ये तो है नहीं कि भाई तुम आइट्रेट करने लग जाओगे कि पहले को छोड़ दो और सारे के लिए तुम जीसीडी निकालो, फिर अगले को छोड़ो, फिर सारों के लिए जीसीडी निकालो। ऐसे करोगे तो n एलिमेंट्स है और उनके लिए तुम्हें n बारी आइट्रेट करना पड़ेगा, तो फिर n स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना सोच लिया, इतना हमने सोचा इसलिए कि n स्क्वायर में लॉजिक ना बने। अब यहाँ पे अगर हमने आके n स्क्वायर लगा दिया तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसको कैसे करें? तो इसको हम करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। डायनेमिक प्रोग्रामिंग यार कुछ नहीं है, बस ये है कि हम एक स्टेट का आंसर पहले से स्टोर कर लेते हैं। कि मान लो अगर मैंने ये स्टोर कर लिया कि भाई अगर मैं इस एलिमेंट को हटा दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट मेरे को ये पता लग जाए बात, तो मैं n एलिमेंट्स के लिए करूँगा सिर्फ वो और मेरा n में काम बन जाएगा। तो इसको कैसे करना है? इसको ऐसे करना है कि मान लो मैंने एक एरे बनाया प्री नाम से। मैंने उसमें क्या करा, मैंने 1 से n तक एक फॉर लूप लगा दिया, आइटरेट कर रहा हूँ, और ith पोजीशन पे मेरा 1 से लेके ith पोजीशन तक जितने एलिमेंट है उनका जीसीडी स्टोर करा लिया मैंने प्री वाले एरे में। कि मेरा प्री ऑफ आई क्या बताएगा, प्री ऑफ आई ये बताएगा कि 1 से लेके ith एलिमेंट तक का जीसीडी क्या है। और मैंने एक दूसरा एरे बना लिया सफिक्स। तो सफिक्स ऑफ आई क्या बताएगा, सफिक्स ऑफ आई ये बताएगा कि ith एलिमेंट से लेके लास्ट तक, इसमें था स्टार्टिंग से लेके आई तक और इसमें है आई से लेके लास्ट तक का जीसीडी क्या है। तो अगर मेरे को ith एलिमेंट को इंक्लूड करे बिना, कि मान लो मेरे को n-1 का सेट बनाना है और मैं चाहता हूँ अगर मेरा i 1 है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड ना करूँ, बाकी के n-1 एलिमेंट ले लूँ, तो मेरा क्या आंसर आएगा? तो मेरा आंसर यही आएगा, प्री ऑफ i-1 यानी कि 1 से लेके i-1 तक के एलिमेंट का जो जीसीडी हुआ, और सफिक्स ऑफ i+1 से लेके n तक, यानी कि i+1 से लेके n तक का एलिमेंट जो है उन सब एलिमेंट का क्या जीसीडी हुआ। ये दोनों जीसीडी का आपस में जीसीडी लोगे तो तुम्हारे को पूरा टोटल n-1 एलिमेंट्स का जीसीडी आराम से एक ही सिंगल ऑपरेशन में मिल जाएगा। और अगर तुम्हें ये मिल जाएगा तो सिंपल तुम अपने फैक्टर्स निकालो और उसको आंसर में मल्टीप्लाई करते चलो, जब फाइनल तुम्हारा जो कंप्यूट हो जाएगा उसको प्रिंट करा दो। तो ऐसे हमने ये लॉजिक को धीरे धीरे बिल्ड करके पूरा परफेक्ट एक सॉल्यूशन बना लिया और वो हमारा आंसर होगा। यार चलो फटाफट इसका कोडिंग पार्ट रिव्यू कर लेते हैं। हमें एक n गिवन होगा जो एरे का साइज़ होगा बेसिकली। मैंने एक वेक्टर बना लिया, मतलब एरे बना लिया ऑफ n साइज़। मैंने इनपुट ले लिए वेरिएबल। मैंने यहाँ पे एक जी वेरिएबल बना लिया जो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर होगा, जीसीडी होगा। जैसा मैंने बताया मैंने सारे एलिमेंट का एक एक करके जीसीडी ले लिया। फर्स्ट कैसे ये लूप कैसे वर्क कर रहा है अगर ये समझना है तो जीसीडी ये मेरा इनबिल्ट फंक्शन है सी प्लस प्लस का, जो अपने आप ही जीसीडी निकाल देता है। तुम चाहो तो अपना भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इनबिल्ट यूज़ कर लिया। तो ये क्या करेगा, ये पहले ज़ीरो और फर्स्ट एलिमेंट का जीसीडी निकालेगा। किसी भी एलिमेंट का ज़ीरो के साथ जीसीडी निकालोगे तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाएगा। तो पहला एलिमेंट जी में आ गया। फिर अगले स्टेप में पहले एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट का जीसीडी क्या है उसका जीसीडी स्टोर हो गया। फिर पहले दो एलिमेंट का जीसीडी और फिर नेक्स्ट एलिमेंट का जीसीडी क्या है उसका स्टोर हो गया। तो ऐसे देख रहे हो, ऐसे करते करते n-1 एलिमेंट का जीसीडी जब हमें पता चल जाएगा और उसका जीसीडी हम लेंगे nth एलिमेंट से, तो हमारे पूरे एरे का हमें जीसीडी पता चल जाएगा। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा फर्स्ट फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा हमारे आंसर का। अब हमने क्या करा, जैसा मैंने बताया था कि हमारे एरे में से मैंने डिवाइड कर दिया हर एलिमेंट को इस वाले फैक्टर से, ताकि ये आगे रिपीट ना हो। डिवाइड करने से ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो यार अब मैंने फिर क्या बनाया, मैंने
प्री बनाया और सफिक्स बनाया, प्रीफिक्स और सफिक्स जो मैंने बताया था। प्रीफिक्स ऑफ ज़ीरो में मैंने फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया कि पहले वन एक एलिमेंट का जीसीडी तो वो खुद ही होगा, और सफिक्स ऑफ लास्ट का मतलब लास्ट एलिमेंट का जो जीसीडी होगा वो भी लास्ट एलिमेंट ही होगा। प्रीफिक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने 1 से n तक का लूप लगाया अब, और प्रीफिक्स ऑफ i में मैंने प्रीफिक्स ऑफ i-1 और नेक्स्ट एलिमेंट का जीसीडी स्टोर करा लिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर वाले लूप में 1 से लेके n तक का जीसीडी स्टोर करवाया था। इसमें बस एक फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि मैंने हर इंडेक्स में जीसीडी स्टोर करा लिया कि वहाँ तक के एलिमेंट का क्या जीसीडी होगा। अब जैसे मान लो मेरा पहले एलिमेंट का जीसीडी तो पहला एलिमेंट था, दूसरे एलिमेंट का जीसीडी क्या होगा, वो होगा जो पहले एलिमेंट का जीसीडी था और जो दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों का कंबाइन जीसीडी, वो मैंने दूसरे इंडेक्स में स्टोर करा लिया। तो यानी कि दूसरे इंडेक्स में मेरे को ये पता चल गया पहले दो एलिमेंट का क्या जीसीडी है। तीसरे इंडेक्स में क्या मैंने स्टोर कराया कि दो एलिमेंट का जीसीडी क्या था, और तीसरे एलिमेंट के साथ उसका जीसीडी लेंगे तो क्या आएगा। यानी कि तीसरे एलिमेंट में मैंने स्टोर करवा लिया कि तीन एलिमेंट का जीसीडी क्या होगा। यानी कि nth प्लेस पे मेरा ये पड़ा हुआ है कि मैं अगर n एलिमेंट्स का जीसीडी लूँ तो क्या होगा। तो एक एक करके मैंने 1 से लेके n तक के लिए सारी पोजीशन के लिए जीसीडी स्टोर करवा दी। तो यार सफिक्स में भी हम सेम करेंगे, बस ये करेंगे हम पीछे से। यानी कि n-1 का जीसीडी हमने निकाल लिया था कि n-1 में हमने जीसीडी डाल दिया लास्ट एलिमेंट का। n-1 से पीछे आएंगे, यानी कि n-2 में जीसीडी क्या पड़ा होगा लास्ट एलिमेंट का, और n-2 का जब जीसीडी लेंगे तो वो क्या आएगा, वो पड़ा होगा n-2 में। और n-3 में क्या पड़ा होगा n-2 तक का जीसीडी, और n-3 एलिमेंट का जब जीसीडी लेंगे तो वो पड़ा होगा n-3 में। तो देख रहे हो हमने जो प्रीफिक्स यहाँ पे डिफाइन करा था कि 1 से लेके i तक का जीसीडी ith प्लेस पे पड़ा होगा, वो हमने बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया। ith लास्ट से लेके करंट प्लेस तक का जीसीडी क्या होगा वो हमने सफिक्स में निकाल लिया। इस तरीके से ये हमारा डीपी का पार्ट हो गया। अगर तुमने ये सारी चीज़ निकाल ली अच्छे से तो हमारा आंसर अब रेडी है, तैयार हो गया पूरा। और आंसर हमारा क्या होने वाला है कि मान लो अगर i इक्वल्स टू ज़ीरो है तो i इक्वल्स टू ज़ीरो का यही मतलब हुआ कि पहला एलिमेंट पे है तुम्हारा। अगर पहला एलिमेंट ही लिया तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स तो होगा नहीं, i को पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सफिक्स ही होंगे। तो मैंने सीधा ये करा दिया कि i+1 तक का बता दो, यानी कि सेकेंड एलिमेंट से लेके लास्ट तक का बता दो। मेरे को क्या आंसर होगा वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा g में, क्योंकि ये जो मेरा सफिक्स है जीसीडी निकाला है इतने एलिमेंट का, वो बेसिकली क्या है, वो हमारे आंसर का एक फैक्टर है। तो हमने वो आंसर में मल्टीप्लाई कर दिया। और मान लो अगर i इक्वल्स टू n-1 हो, यानी कि वो लास्ट एलिमेंट है हमारा, तो लास्ट एलिमेंट के केस में कोई सफिक्स नहीं होगा हमारा। यानी कि लास्ट एलिमेंट के केस में हम लास्ट एलिमेंट को ही ड्रॉप कर लेंगे, और 1 से लेके लास्ट एलिमेंट से एक पीछे इंडेक्स तक का जो जीसीडी हुआ वो हम निकाल के सीधा आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो बीच के केस होंगे वो जैसा कि मैंने बताया था कि जीसीडी ले लेंगे हमारे करंट पोजीशन से पीछे वाले तक का और करंट पोजीशन से आगे वाले तक का। करंट पोजीशन को छोड़ के जो बाकी नंबर हुए उनका जीसीडी ले लेंगे और उसको जी में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हम अपना जी आउटपुट करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता है तुम लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से। मैंने बहुत डीपली समझाया है जीसीडी, एलसीएम, डीपी, इन सब के बारे में, और तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो। अगर यार तुम्हें समझ आई होगी यार तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये लाल बटन दबा ही देना यार जाने से पहले आज। और जो यार मेरे बिगनर्स दोस्त हैं उनके लिए यार एक न्यूज़ है, बहुत ही जल्द यार तुम्हारे लिए एक नई वीडियो सीरीज़ निकालने वाला हूँ। मैंने ऊपर ये कोने में एक पोल स्टार्ट करा हुआ है कि तुम्हें किस पे नए कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ उस पोल को क्लिक करो ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि किस बंदे को क्या कंटेंट चाहिए और मैं उसको डिलीवर कर पाऊँ। मैं उन सारे बिगनर्स बंदों पे ध्यान देना चाहता हूँ जिनको ज़्यादा नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।